बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हमने चैप्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंप्लीट कर लिया था, जिनके लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आपने यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, फ्रेंड्स से शेयर करना है जिनको ज़रूरत है, और आपका कोई क्वेश्चन हो तो वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर आंसर कर देंगे। तो चैप्टर 4 हमने स्टार्ट किया था। चैप्टर 4 जो है हमारा, ये यूरिनरी सिस्टम पे था। तो इसका जो पहला लेक्चर था, इसका इंट्रोडक्शन और कंपोनेंट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम, जिसमें हमने किडनी को भी डिस्कस कर लिया, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी हमने डिस्कस कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ नेफ्रॉन। आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और इसमें से MCQs भी आते हैं। तो हम देखते हैं इसमें से। अच्छा, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम ये बताएंगे कि नेफ्रॉन इज बेसिकली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो यहाँ पे आप इसको यूं डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। यानी कि ये किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। जो नेफ्रॉन होते हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर देखें तो तकरीबन दोनों किडनीज़ के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। मैं मेंशन कर देता हूँ, आपने इसको याद कर लेना है। अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन, यानी कि 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। यानी कि यू कैन से दोनों जो किडनीज हैं इनकी बात हम कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ज़रा देखते हैं, ये इंट्रोडक्शन के हवाले से था, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है और फिर ये देखेंगे कि ये फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है। तो इसके हम एक डायग्राम से देखेंगे। इससे पहले मैं आपकी बुक से इसकी डायग्राम जो है वो शो करवा देता हूँ, आप देख सकते हैं। ये कल हमने यूरिनरी सिस्टम को डिस्कस किया, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी भी हमने कल ये डिस्कस किया था। इसके साथ नेफ्रॉन का ये स्ट्रक्चर आ जाता है। तो ये नेफ्रॉन का बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको हमने डिस्कस करना है यहाँ पर। ये कंप्लीट इसका स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। अच्छा, ये जो नेफ्रॉन होता है बेसिकली इसके 2 पार्ट्स होते हैं। तो दोनों पार्ट्स को हम देखते हैं कि वो इसके पार्ट्स कौन से होते हैं। आए जी, टू पार्ट्स हैं इसके, और यू कैन से कंपोनेंट्स आर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, जिसमें नंबर फर्स्ट पर हम डिस्कस करेंगे रीनल कार्पसल्स। नंबर सेकंड रीनल ट्यूब्यूल। ये 2 पार्ट्स होते हैं नेफ्रॉन के। बेसिकली ये 2 पार्ट्स होते हैं। फिर इन पार्ट्स के अंदर क्या क्या होता है वो हमने डिस्कस करना है यहाँ पर, कि इसके अंदर क्या आते हैं और इसके अंदर क्या क्या आता है। तो उसकी हम डिटेल जो है वो देखते हैं। पहले स्ट्रक्चर बना देते हैं। आपके पास ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। अब यहां पर अगर देखें तो ये इसका एक पार्ट नजर आ रहा है। मैंने अभी दूसरा पार्ट नहीं बनाया, अभी पहले पार्ट की तरफ आते हैं। जो पहला इसका कंपोनेंट है वो क्या है, ये कंपोनेंट है। इसको हम क्या लिखते हैं, रीनल कार्पसल्स। रीनल कार्पसल। इस रीनल कार्पसल के अंदर 2 पार्ट्स आते हैं। आपको एक कप शेप ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है।
इस कप शेप स्ट्रक्चर को हम लिखते हैं बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल इसको लिखते हैं। इसको कभी हम ग्लोमेरुलस कैप्सूल भी कहते हैं, बोमेन कैप्सूल भी कहते हैं और ग्लोमेरुलस कैप्सूल भी कहते हैं। इस कैप्सूल के अंदर दिस वन इज द कप शेप स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, कप शेप। और अभी आपको यहाँ पे तो इसका क्रॉस सेक्शन नजर आ रहा है, चांद की तरह नजर आ रहा है। बेसिकली ये कप शेप जिस तरह प्याला होता है उसकी तरह आपको ये नजर आता है। इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोलना है, ग्लोमेरुलस। यहां पे आप देखें तो ब्लड वेसल आ रही है और ये ब्लड वेसल आगे ब्लड कैपिलरी के अंदर चेंज हुई है। ये आगे कैपिलरीज है, ये कैपिलरीज का एक टफ्ट मौजूद है। इस टफ्ट को हमने क्या बोलना है, ग्लोमेरुलस का नाम देना है। दिस वन इज ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस ये दोनों पार्ट्स किसके हैं, ये रीनल कॉर्पसल के हैं, रीनल कॉर्पसल है। इसका जो पहला पार्ट हमें क्या नजर आ रहा है वो है बोमेन कैप्सूल और इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, ग्लोमेरुलस है। दो पार्ट्स हैं किसके, रीनल कॉर्पसल्स के। जो ग्लोमेरुलस है हमने कहा कि ये क्या होता है, कैपिलरीज का टफ्ट होता है, टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज का टफ्ट होता है। बोमेन कैप्सूल के लिए हमने कहा ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, कप शेप्ड है। तो इस कप शेप स्ट्रक्चर के लिए हम एक और नाम भी लिखते हैं, हमने कहा इसे ग्लोमेरुलस कैप्सूल भी कहते हैं, इसको बोमेन कैप्सूल भी कहते हैं, इसको ग्लोमेरुलस कैप्सूल भी कहते हैं। अच्छा, तो ये पहला स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। इस स्ट्रक्चर का फंक्शन क्या है ये बाद में देखेंगे। अब यहाँ पर मैंने दो आर्टरीज बनाई हैं, बेसिकली ये आर्टीरियोल्स हैं। एक यहाँ से ब्लड लेके बेसिकली आती है और यहाँ से एक ब्लड लेके जाती है। जो ब्लड वेसल ग्लोमेरुलस की तरफ ब्लड लेके आती है इसे हम कहते हैं एफरेंट आर्टीरियोल। और यहां से जो ब्लड लेके जा रही है इसको हम लिखते हैं इफरेंट आर्टीरियोल। आर्टीरियोल छोटी आर्टरी को कहते हैं, यानी कि जो आर्टरी से निकलता है उसको आर्टीरियोल कहते हैं। आर्टरीज डिवाइड होती हैं और जो फाइन ट्यूब्यूल्स बनती हैं आर्टरी से नेक्स्ट, उनको हम आर्टीरियोल्स का नाम देते होते हैं। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर आ गया जो पहला स्ट्रक्चर था। अब इसके बाद यहाँ से ट्यूब्यूल शुरू होती हैं। तो इसके ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के हवाले से क्या क्या यहाँ पे कंपोनेंट्स मौजूद हैं वो देखते हैं ज़रा। मैंने इस पार्ट को यहाँ से रिमूव करना है, तो यहाँ पे मैं ताकि राइट अप कर सकूँ नेक्स्ट कंपोनेंट्स। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा, ये ट्यूब्यूल आपने देखी है कि ये ट्यूबुलर आपको नज़र आ रही है और कन्वल्जन्स भी नज़र आ रही, कन्वल्यूटेड है, बल है इसमें, बलदार है, यानी कि कन्वल्जन्स हैं, कन्वल्यूटेड है। अच्छा, इसमें देखिएगा जहाँ से ये नीचे आ रही है, और यहाँ पे ये आपको एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। एक पहले कन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल थी, फिर यू शेप्ड है और इसके बाद फिर से कन्वल्यूटेड नज़र आ रही है। फर्स्ट कन्वल्यूटेड और सेकंड कन्वल्यूटेड। अब यहाँ पर इनके नाम हैं, जैसा कि ये जो फर्स्ट कन्वल्जन्स मौजूद हैं इसको फर्स्ट है, पहले है तो प्रॉक्सिमल कहते हैं। अगर एक्सेस के बाद में होती है तो इसे डिस्टल कहते हैं। तो यानी कि ये क्या है, डिस्टल, ये क्या है, प्रॉक्सिमल। अच्छा, ये भी कन्वल्यूटेड है तो ये भी कन्वल्यूटेड है,
तो इसको लिखेंगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये डिस्टल है यानी कि बाद में है, तो इसको कहेंगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अच्छा, इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर यूं लिखते हैं PCT, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं DCT, यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अच्छा, ये यू शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इस यू शेप स्ट्रक्चर को हम लिखते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले ये कैसे हमें नजर आ रही है, यू शेप्ड नजर आ रही है, यानी कि यू शेप्ड है। एक इसका पार्ट जो नीचे की तरफ आ रहा है और दूसरा इसका पार्ट जो ऊपर की तरफ है। यहां से हम देखेंगे ये नीचे की तरफ आ रहा है और यहां से हम देखेंगे ये ऊपर की तरफ जा रहा है। जो नीचे की तरफ आता है इसको हम कहते हैं, ये नीचे की तरफ आ रहा है तो डिसेंडिंग है, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ आ रहा है तो डिसेंडिंग है। अच्छा, ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो असेंडिंग है। ये दो लिम्स हैं किसकी, लूप ऑफ हेनले की, डिसेंडिंग लिम और असेंडिंग लिम। डिसेंडिंग नीचे की तरफ और असेंडिंग ऊपर की तरफ। हमने देखा है कि यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज थी, यहाँ पे कप शेप ग्लोमेरुलस कैप्सूल था या फिर बोमन कैप्सूल भी इसको कहते हैं, और इसको खाली ग्लोमेरुलस कहते हैं। दिस वन इज ग्लोमेरुलस और ये ग्लोमेरुलस कैप्सूल या फिर बोमन कैप्सूल। यहाँ पे बेसिकली आप देखिएगा, इसका फंक्शन मैं आप बता देता हूँ, आपका क्वेश्चन है। यहाँ से ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है, ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है तो उसके बाद क्या होता है, आपने देखना है कि ब्लड जैसे फिल्टर होता है तो यहाँ से फिल्ट्रेट यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट बेसिकली यूरिया, वाटर एंड समथिंग अदर जो है यहाँ से गुजरते हैं। तो ये जो यहाँ से गुजर रहे हैं उसे फिल्ट्रेट कहते हैं। फिल्ट्रेट क्योंकि फिल्ट्रेशन हुई ना उसके बाद, तो फिल्ट्रेट यहाँ से गुजरता है और यहाँ से आता है, फिर मल्टीपल जो कंपोनेंट्स हैं वो रीअब्जॉर्ब होते हैं, देन फिर नेक्स्ट जाता है। जब लास्ट पे पहुँचता है तो वो यूरिन होता है, वाटर होता है और उसमें यूरिया और कुछ सॉल्ट्स भी मौजूद होते हैं यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उसमें। तो ये हम अभी पार्ट्स इसके डिस्कस कर रहे हैं, अभी पार्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, इसके कंपोनेंट्स, अभी इसके फंक्शन की तरफ नहीं गए। तो आपने देखा है कि हमने जो दूसरा पार्ट था हमने रीनल ट्यूब्यूल लिखा। रीनल ट्यूब्यूल का पहला पार्ट PCT, दूसरा लूप ऑफ हेनले, तीसरा DCT। और नेक्स्ट जो ट्यूब्यूलर हम पार्ट देखते हैं वो कौन सा है, उसको हम कहते हैं यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट आ जाती है, कलेक्टिंग डक्ट आ जाती है। ये आपके पास नीचे जो आ गई है ये नेक्स्ट, इसे हम क्या लिखेंगे, कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट के हवाले से अगर देखें तो इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर मल्टीपल नेफ्रॉन आके गिर रहे होते हैं, अपना फिल्ट्रेट भी लेके आते हैं। तो यहाँ पर हमने किसका जिक्र किया है, ये कलेक्टिंग डक्ट। ये है आपके पास कलेक्टिंग डक्ट। तो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हमने देखी। इसने तमाम नेफ्रॉन से, कलेक्टिंग डक्ट ने बहुत सारे नेफ्रॉन से यूरिन को बेसिकली कलेक्ट करना होता है और फिर यहाँ पे वाटर की एब्जॉर्प्शन भी होती है अगेन, यानी कि बहुत सारे नेफ्रॉन से फिल्ट्रेट यहाँ पे आके कलेक्ट होता है और फिर आगे रीनल पेल्वस जो आपने डिस्कस किया था, रीनल पेल्वस के अंदर जाके वो वहाँ पे फिल्ट्रेट गिरता है, तब वो यूरिन बन चुका होता है। तो ये इसका सारा स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। इसी को हम अपनी बुक से ज़रा देखते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। अच्छा, एफरेंट आर्टीरियोल और इफरेंट आर्टीरियोल, ये आपको दोनों जहाँ पर नजर आ रही हैं, एफरेंट भी और ये इफरेंट। यहाँ से ये ब्लड लेके आती हैं, ये ब्लड लेके आगे जाती हैं। आपने देखा कि इफरेंट आर्टीरियोल आगे नेक्स्ट जो है वो कुछ आर्टरीज के अंदर, कुछ कैपिलरीज के अंदर डिवाइडेड है। ज़रा यहाँ पे गौर करते हैं कि यहाँ पर देखिएगा ये आर्टरी, ये यहाँ पर इसके गिर्द इंटरविंगल्ड हो रही है। देन यहाँ पर हम देखते हैं इसके आसपास भी हैं इस तरह से, फिर यहाँ से ये नीचे आ रही है, ठीक है, ये इसकी ब्रांचेस भी यहाँ से निकल रही हैं, यूँ देखते हैं। फिर नेक्स्ट होता क्या है,
ये डिवाइड होती है और इस तरह से भी कनेक्ट हो रही है। तो आपने ये बहुत ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज का यहाँ पे नेटवर्क देख लिया। ये जो नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज है इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिट्यूबुलर ब्लड कैपिलरीज। मैंने यहाँ पे इसका नाम ये मेंशन करने जा रहा हूँ, पेरिट्यूबुलर ब्लड कैपिलरीज। तो ये इसका नाम है पेरिट्यूबुलर ब्लड कैपिलरीज। और यहाँ पे एक नीचे की तरफ जो ये आ जाती है इसको हम लिखते हैं वाजा रेक्टा। वाजा रेक्टा। तो ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर है किसका, नेफ्रॉन का। तो इसमें आपने ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिया। अब हम बुक की तरफ आते हैं, देखते हैं जी। ये सारा स्ट्रक्चर आ गया जिसका हमने जिक्र कर लिया है। लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले में डिसेंडिंग का जिक्र किया है, देन हमने असेंडिंग का भी जिक्र किया। आगे कलेक्टिंग डक्ट आ गई, यहाँ पर आपको डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी नज़र आ रही है और बोमन कैप्सूल नज़र आ रहा है, ऑल स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं। इसी को हम ज़रा अपनी बुक से थोड़ा सा रीड करते हैं। रीनल कार्पसल कंसिस्ट ऑफ बोमन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस ऑफ द बोमैन्स कैप्सूल। The Bowman capsule is a double-walled hollow cup that surround a tuft of blood capillaries known as glomerulus. Renal tubule has three parts. Proximal convoluted tubule begins from the Bowman capsule. The U-shaped structure is called loop of Henle. U-shaped structure को हमने loop of Henle का। Next देखिएगा, at the end of the loop of nephron is highly coiled again to form distal convoluted tubule. The nephron finally merges into the collecting duct. The collecting duct join with even larger ducts which open into the renal pelvis. Blood capillary after leaving glomerulus forms a network of capillaries around renal tubule. तो यहाँ पे हमने इसका complete structure देख लिया है। ये इसकी elaboration है और इससे पहले डायग्रामेटिकली भी आपने बताना है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन एंड यूरिन फॉर्मेशन। अब यहाँ पर हमने देखना है कि क्या क्या प्रोसेस होता है इसके फंक्शन के हवाले से। इसके फंक्शन के हवाले से देखें तो बेसिकली 3 जो है वो काम होते हैं, वो हम देखते हैं यहाँ पर। अच्छा जी, ये आपके पास नेफ्रॉन फंक्शन के हवाले से मौजूद है। अगेन से यहाँ पे हम देखेंगे, ये स्ट्रक्चर था। इस स्ट्रक्चर के बाद हम इसके फंक्शंस डिस्कस करते हैं जी। फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन। तो आपने याद रखना है नेफ्रॉन के बेसिकली 3 ये काम कर रहा होता है। लिखते हैं जी नंबर फर्स्ट पे है फिल्ट्रेशन। इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं, इसको प्रेशर फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। नंबर 2 यहाँ पर हम लिखेंगे सेक्रीशन। नंबर 3 पे हम लिख देंगे एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन नहीं, हम इसे लिखते हैं रीएब्जॉर्प्शन। फिल्ट्रेशन कैसे है, सेक्रीशन कैसे है, देन रीएब्जॉर्प्शन कैसे है, ये कंप्लीट एक मैकेनिज्म है। इसको हम डिस्कस करते हैं डायग्राम से। सबसे पहले आप देखते हैं कि ये हमारे पास क्या मौजूद है। उसी तरह से डबल वॉल्ड कप शेप स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं, बोमन कैप्सूल। इनका स्ट्रक्चर भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये ग्लोमेरुलस है। अब होता क्या है, यहां से प्रेशर फिल्ट्रेशन होती है। प्रेशर फिल्ट्रेशन कैसे होती है, जैसे यहां से ब्लड आएगा, यहां पे ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इसका डायामीटर कम होता है, ज़्यादा होता है, इसका डायामीटर कम होता है। तो ये क्या करता है, ये ब्लड को यहाँ पे रोक लेता है, यानी कि यहाँ से ब्लड ज़्यादा प्रेशर से जाएगा और पीछे प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि आगे इसका जो डायामीटर है या वाया या बोर जो होता है वो कम हो जाता है। यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो गया। जैसे ही प्रेशर ज़्यादा हो गया, यहाँ से फिल्ट्रेट जो है किस में आ जाता है, यानी कि इसके अंदर आता है। इसमें याद रखिएगा
ब्लड सेल्स नहीं जाते, प्रोटीन्स नहीं जाते, लेकिन नाइट्रोजनस वेस्ट, वाटर, मिनरल्स, वाइटामिन्स, ठीक है, ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोज ये मोनोसैकेराइड्स हैं, तो ये यहाँ पे फिल्ट्रेट में आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, ये फिल्ट्रेट है, ये फिल्ट्रेट आ गया। अब देखें इसको फिल्ट्रेट कह रहे हैं, अब इसको ब्लड नहीं कहते, क्योंकि यहाँ से फिल्टर होके यहाँ पे आ गया, ना तो यहाँ पे ब्लड सेल्स हैं ना ही प्लेटलेट्स हैं, इसलिए ना ही उस तरह से प्रोटीन्स हैं। तो यहाँ पर क्या है, फिल्ट्रेट है, इसमें वाटर है, इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट हैं जिसमें यूरिया हो सकता है, जिसमें यूरिक एसिड हो सकता है, मिनरल्स हो सकते हैं, सॉल्ट हैं, सोडियम क्लोराइड होता है, और उसके अलावा कुछ वाइटामिन्स होते हैं, मोनोसैकेराइड्स होते हैं, और जिसमें शुगर आ जाता है, ग्लूकोज आ जाता है, वाटर होता है, और सम वाइटामिन्स होते हैं। ये फिल्ट्रेट के अंदर आ गए। अब देखें यूज़फुल मटेरियल भी तो आ चुका है, पानी यूज़फुल मटेरियल है। अब इस यूज़फुल मटेरियल को क्या करना है, रीअब्जॉर्ब करना है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, जो नेक्स्ट आपके पास ये जो पहली कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आ रही है, यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ पीसीटी के अंदर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यहाँ पर हो जाती है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। रीअब्जॉर्प्शन कौन करवाता है, हमने अभी बात की, यहाँ पर क्या थी, पेरिट्यूबुलर ब्लड कैपिलरीज थी, ये यहाँ पर पेरिट्यूबुलर ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं, ये क्या करवाती हैं, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन करती हैं। अच्छा, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होती है, देन यहाँ पर लूप ऑफ हेनले है, तो डेफिनेटली लूप ऑफ हेनले में भी रीअब्जॉर्प्शन होती है, यहाँ पे लूप ऑफ हेनले में भी रीअब्जॉर्प्शन होती है। अच्छा, फिर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपने कहा यहाँ पर भी पेरिट्यूबुलर ब्लड कैपिलरीज है, और यहाँ पर भी आपको ये नज़र आ रही थी इस तरह से। तो यहाँ पर भी वाटर और सॉल्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन होती है इस एरिया में, यानी कि वाजा रेक्टा में भी होती है, पेरिट्यूबुलर ब्लड कैपिलरीज में भी होती है। तो ये आपके पास क्या है, ये डीसीटी है, यहाँ पर वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है। सबसे ज़्यादा वाटर की एब्जॉर्प्शन और मटेरियल की एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, पीसीटी में, यानी कि बहुत ज़्यादा, अबाउट 99% वैसे एब्जॉर्प्शन होनी होती है। तो मैक्सिमम जो है वो कहाँ होती है, पीसीटी के अंदर हो जाती है। और इसके बाद जब यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट से गुजरता है तो यहाँ पर भी रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता रहता है, यहाँ पर भी रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो यानी कि रीअब्जॉर्प्शन हर जगह पे हो रही है। तो अभी तक हमने दो बातें की हैं, यहाँ पर कौन कौन सी बातें की हैं हमने। नंबर फर्स्ट पे देखें तो हमने कहा फिल्ट्रेशन होती है, फिल्ट्रेशन में हमने कहा प्रेशर फिल्ट्रेशन। नंबर सेकंड हम ये कह रहे हैं रीअब्जॉर्प्शन की हमने डिस्कशन कर ली है। नंबर थर्ड पे हम कहते हैं सेक्रीशन होती है, सेक्रीशन। तो सेक्रीशन में क्या सेक्रीट होता है, पीसीटी स्टैंड फॉर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डीसीटी स्टैंड फॉर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर डिस्कस किया है इसको। और सेक्रीशन में क्या सेक्रीट होता है, हमने देखना है कि यहाँ पर H पॉजिटिव आयन सेक्रीट होते हैं, H पॉजिटिव आयन सेक्रीट होते हैं, याद रखिएगा। कुछ हम कहते हैं अमोनिया भी यहाँ पे सेक्रीट होता है, रिलीज होता है। अमोनिया वैसे तो हमारा वेस्ट मटेरियल नहीं होता, वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होता, लेकिन ये रिलीज होता है, कहाँ से होता है, बेसिकली सेक्रीशन से आता है ये। तो यहाँ पे जो आपके पास मौजूद है H पॉजिटिव, ये बेसिकली किसको मेंटेन करता है, पीएच ऑफ यूरिन को मेंटेन करता है। तो ये सारा वो मैकेनिज्म था जो इसके फंक्शन से रिलेटेड था। अब हम चलते हैं अपनी बुक की जानब, वहाँ से इसकी रीडिंग करेंगे तो मज़ीद जो है बातें जो है हमारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन में पहला पॉइंट है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ज़रा चेक कीजिएगा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द glomerulus wall as result of blood pressure. When blood enter the glomerulus, blood pressure is sufficient to cause small molecules such as water, nutrients, salt, waste to move from the glomerulus to the inside of the Bowman capsule. The fluid that leaves the blood is called glomerulus filtrate. Blood proteins and blood cells are too large to be part of the filtrate
तो यानी कि यहाँ पे ब्लड और प्रोटीन, ब्लड में प्रोटीन और ब्लड सेल्स होते हैं, ये यहाँ से फिल्टर नहीं होते, ये ब्लड के अंदर रहते हैं, फिल्ट्रेट कैसा नहीं बनते। सो दे रिमेन इन द ब्लड। Selective reabsorption. During reabsorption, about 99% of the water and most of the solute that enter the nephron are returned to the blood stream as the filtrate flows along the nephron. This reabsorption occurred through osmosis, diffusion and active transport. Osmosis से वाटर जाता है और जो डिफ्यूजन होती है इससे कुछ आयन्स जाते हैं, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट से आपने मजीद आयन्स रिलीज करने हैं तो वो रिलीज होते हैं। The substances needed by the body, particularly glucose and amino acids, are completely reabsorbed. Some water and most of the solute are reabsorbed from the proximal convoluted tubule. The descending limb of loop of Henle allows the reabsorption of water, while the ascending limb of loop of Henle allows the reabsorption of salt. तो ये ascending और descending के वाले से भी उसने फंक्शन बता दिया। The distal convoluted tubule again allows reabsorption of water in the blood. अच्छा, तो ये यहाँ पर सारा मैकेनिज्म भी बताया गया है, कहाँ का क्या हो रहा है, हमने अगेन से इसकी डायग्राम बना के भी डिस्कस कर लिया है। आगे है ट्यूबुलर सेक्रीशन। सम सब्सटेंसेस आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द नेफ्रॉन ट्यूब्यूल बाय ट्यूबुलर सेक्रीशन। दीज सब्सटेंसेस इंक्लूड पोटेशियम और यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस, आयंस और ड्रग्स हो सकते हैं, यूरिक एसिड हो सकता है, क्रिएटिनिन हो सकता है, और अमोनिया भी, जैसे आपने जिक्र किया, अमोनिया भी हो सकता है। आफ्टर दीज स्टेप्स द फिल्ट्रेट प्रेजेंट इन द रीनल ट्यूब्यूल इज नोन एज यूरिन। अब वहाँ पर जो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर मटेरियल मौजूद है उसको फिल्ट्रेट नहीं कहेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, यूरिन का नाम देते होते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया फ्रॉम ब्लड टू द यूरिथ्रा इज फॉलोइंग। यानी कि पहले लिवर में यूरिया जो है वो बनता है, फिर ब्लड में आता है, फिर किडनी में आता है, किडनी से नेफ्रॉन, नेफ्रॉन से ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस में वोमेन कैप्सूल, देन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, then loop of Henle, then distal convoluted tubule, then collecting duct, then ureter, then urinary bladder, then urethra, और उसके बाद आउटसाइड ऑफ द बॉडी इसको रिलीज कर दिया जाता है। ये पूरा एक वे है, आपने ये वे याद करना है, लाजमी याद रखना है। अब बिल्कुल ऐसे ही है, नेफ्रॉन हमारी बॉडी में किडनी में बनते हैं और उसके बाद वो एजेट रहते हैं, उनके अंदर वो सेल डिवीजन, मतलब ऐसा नहीं होता कि नेफ्रॉन फिर बार बार वो बनते रहते हैं, एजेट होते हैं। अच्छा, इसके बाद देखिए वाटर जो है, ये हमारे जो यूरिन होता है उसका, यूरिन का 95% वाटर होता है। देन यूरिया है, यूरिया देखें कितने हैं, 9.3 ग्राम पर लीटर। उसके बाद क्लोराइड आइंस 1.87 ग्राम पर लीटर, सोडियम आइंस 1.17 ग्राम पर लीटर, पोटेशियम आइंस 0.750 ग्राम पर लीटर, अदर आइंस एंड कंपाउंड्स वेरिएबल। तो ये टेबल आपने लाजमी याद रखना है, इसके अंदर मल्टीपल एमसीक्यू आते हैं, ये याद रखना है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। आप देखें 1 2 3 4 5 6 रुब्रिक्स मौजूद हैं, हर रुब्रिक 0.5 मार्क्स का हो सकता है, और ये टेबल आपको दे के और आप मल्टीपल थिंग्स जहाँ पे वो मिसिंग कर देगा वो, और आपको कहेगा कि फिल इन दी ब्लैंक, और आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स के लिए। 6 आपको दे देगा, यानी कि वो पूछेगा 95% दे के वाटर को मिसिंग करेगा, तो आपने जाहिर सी बात बताना है कि 95% क्या होता है, वाटर होता है। वो 0.075 राइट करेगा और पोटेशियम मिसिंग करेगा, यहाँ पर क्लोराइड लिखेगा और 1.87 मिसिंग करेगा, सोडियम लिखेगा और 1.17 मिसिंग करेगा। तो इस तरह से आपने इस टेबल को फिल करना है, यानी कि आपके पास ये क्वेश्चन आते हैं और आ चुके हैं प्रीवियस पेपर्स में। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी है, बड़ा सिंपल सा है। जैसे कि अभी हमने बात की है कि वाटर जो है वो क्या होता है, फिल्टर होता है, और उसके बाद उसके रीएब्जॉर्प्शन भी होती है। जी बिल्कुल, ये टेबल जो है वो पेपर में आ जाता है, इसमें से एमसीक्यूज भी आते हैं और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। और देखिएगा ये जो आपके पास मौजूद है ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन, ये बेसिकली ये बात है कि जब अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो उस वक्त वाटर की रीएब्जॉर्प्शन की ज़रूरत नहीं है, तो वाटर को रीअब्जॉर्ब कम किया जाता है और इसको मैक्सिमम बॉडी से रिलीज़ किया जाता है, तो डाइल्यूट यूरिन बनता होता है। इसके साथ जो दूसरा प्रोसेस होता है, जब अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर नहीं होती, हमारी बॉडी में पानी कम होता है और पानी हम पी भी नहीं रहे होते, उस वक्त क्या होता है, जो यूरिन बनता है वो कंसनट्रेटेड होता है
उसमें वाटर की अमाउंट कम से कम होती है और उसके अंदर सॉल्ट्स ज़्यादा होते हैं। तो ये दो मैकेनिज्म होते हैं। फिर इसमें हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं ये मैकेनिज्म करने के लिए। आइए देखते हैं इसको। The kidneys are osmoregulatory organs which regulate the concentration of the water and salts in the blood. If the blood is dilute, contains too much water, less water is absorbed from the renal tubules, leaving more water to enter the urinary bladder. Thus, after drinking a large volume of dilute urine is produced. यानी कि जब पानी हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा है तो dilute urine बनता है. And the human body gets rid of extra water. If the blood is too कंसनट्रेटेड, यानी कि हमारे ब्लड में पानी कम है, सॉल्ट्स ज़्यादा है, कंसनट्रेटेड है, देन मोर वाटर इज एब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड फ्रॉम किडनी ट्यूब्यूल. अ राइज इन द ब्लड कंसंट्रेशन is thought to stimulate a thirst center hypothalamus in the brain. The drinking which follow this stimulation restore the blood to its correct concentration. Beside excretion, the kidney help to maintain the pH, blood pressure and composition of blood plasma. तो ये था आपका किडनी और नेफ्रॉन के हवाले से टॉपिक. इसके बाद इसके डिसऑर्डर्स आएंगे, कैसे हैं, कैसे इनको लिखना है, कैसे पढ़ना है, क्या इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है. आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो करना है, हमारे इसके साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड से शेयर कीजिएगा. आज का लेक्चर कंप्लीट होता है. मुझे और हमारी टीम को दें इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.